पिछली वीडियो में आपने देखा चमोली के हरनी सुइया गांव और वहां का रहन सहन और लाइफ। और उसके बाद मैं निकल पड़ा उस जगह के लिए जहां मैं पिछले 1.5 साल से जाने का सपना देखता था। जोशीमठ पहुंचने के लिए हमें लगभग आज 130 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, जिसमें मेरे साथ थे आज राजुदा। ये रास्ता होने वाला था देवाल से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से चमोली और चमोली से जोशीमठ। और मैं जोशीमठ पहुंचा शाम को, जहां मेरा इंतजार कर रहे थे भाई साहब और जब से यहाँ आया हूँ लगातार बारिश ही देख रहा हूँ। बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लगातार 3-4 दिन की इस बारिश ने बड़ा दुखी करके रखा है। अब इस दुखी मन से एक शेर निकला है, ज़रा गौर फरमाइएगा। बारिश ने जो कर दिया है जख्मी, अब इसकी मरम्मत करेंगे मटर पनीर और MS धोनी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए। आज के दिन कम से कम आज रात के लिए तो हम गेस्ट हैं और गेस्ट जैसा हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा। कल को भले ही हमें ही झाड़ू पोछा करना है, हमें ही सारे खाने बनाने, लेकिन आज का जो डिश है वो काफ़ी स्पेशल लग रहा है यार। देखते हैं टुल्ला सनसिंह क्या है। ओ हो, ये तो मटर पनीर है। मटर पनीर का कोई तोड़ नहीं है भाई साहब, क्या कहे। आज मौसम साफ है, तो चलिए अब इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं जोशीमठ शहर की ओर। जोशीमठ की अपनी पौराणिक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। जोशीमठ को पहले ज्योतिमठ के नाम से जाना जाता था। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के 4 मठों में से सबसे पहला मठ इसी जगह को चुना। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। जोशीमठ में यूं तो छोटे मोटे मंदिर बहुत हैं, पर यहाँ एक ऐसा मंदिर है जो अपनी विशेषताओं और कहानी की वजह से अपनी अलग जगह बनाता है और इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और वो मंदिर है भगवान विष्णु के चौथा अवतार नरसिंह देवता। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने एवं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। इस मंदिर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था, लेकिन कई मतों के अनुसार यह मंदिर महाभारत से जुड़ा है, जिसकी नींव पांडवों ने रखी थी। आज ये मंदिर यहाँ के पत्थरों से भले ही नया लग रहा हो, पर यह मंदिर का इतिहास 1200 वर्ष पुराना है। शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर जाने के रास्ते बंद होने के कारण भगवान बद्रीनाथ को इसी मंदिर में लाया जाता है और यहाँ बड़े धूमधाम से पाठ पूजा व दर्शन किए जाते हैं। यानी कि ये भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है और इसलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये तो था इसका इतिहास, लेकिन इस मंदिर की भी अपनी एक भविष्यवाणी है, जिसमें कहा जाता है कि जिस दिन नरसिंह मंदिर में नरसिंह की दाहिनी भुजा गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत ढह जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तब भगवान बद्रीनाथ को तपोवन के भविष्य बद्री पर पूजा जाएगा, जिसमें यह बात तो सच है कि नरसिंह की मूर्ति दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है।
ये तो था नरसिंह मंदिर के बारे में। अब आगे हम देखेंगे ज्योतिर्मठ और त्रोटकाचार्य गुफा। तो आज हम जा रहे हैं जोशीमठ के मंदिरों में घूमने के लिए। जोशीमठ आया हुआ हूँ और जोशीमठ किनके साथ आया हूँ? इनके साथ इनको तो आप जानते ही हैं। इनके साथ हमारा लास्ट भ्रमण हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रह्मताल 30 अगस्त 2021 को। और 2023 में हम लोग आए हैं जोशीमठ के लिए। और देखें आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हाँ बस आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं जोशीमठ में, ज्योतिर्मठ में। हाँ, और शंकराचार्य जहाँ पे तपस्थली थी, कल्प वृक्ष है जो 2500 वर्षों से पूर्व जैसा का तैसा है। और हम उस की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे। ये जगह है भारत के 4 मठों में से एक ज्योतिर्मठ। इसका इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। करीब 8वीं सदी में सनातन धर्म के प्रसार के लिए आदि गुरु शंकराचार्य यहीं आए थे। जब आप मठ में प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं खूबसूरत मंदिर और आप दर्शन करते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण के। और वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है 9 ग्रहों की प्रतिमा। मंदिर के ऊपरी हिस्से में है त्रोटकाचार्य गुफा। आदि शंकराचार्य के 4 सबसे विद्वान और पसंदीदा शिष्यों में से एक थे त्रोटकाचार्य, और ये गुफा उन्हीं की है। अभी ज्योतिर्मठ मंदिर से आने के बाद हम लोग जा रहे हैं कल्प वृक्ष में। और आगे देखते हैं एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, वो पेड़ है कल्प वृक्ष। चलिए आगे। शंकराचार्य की तपस्थली। ज्योतिर्मठ के कुछ आगे ही है ज्योतेश्वर महादेव मंदिर, जो कि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली भी है। और यही है वो 2500 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष, जिसके नीचे आदि गुरु शंकराचार्य ने करीब 5 वर्षों तक बैठकर इसी स्थान पर तपस्या की। कल्प वृक्ष को दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि यह वृक्ष रहस्यमय तरीके से पूरे वर्ष सदाबहार रहता है। ये वृक्ष न बल्कि जोशीमठ में बल्कि पूरे भारत में सबसे प्राचीन है। ये पेड़ की परिधि करीब 21 मीटर है और पूरे मंदिर परिसर को कवर करता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और एक दिया भी जलाया था, जो आज तक जलता रहता है। और इसी जगह से इस मंदिर का नाम पड़ा ज्योतेश्वर महादेव मंदिर। हालांकि आज ऐतिहासिक और आध्यात्मिक वृक्ष की रक्षा के लिए ताड़बाड़ लगा दिए हैं। जोशीमठ में ऐतिहासिक मंदिर तो है ही, साथ में यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी कम नहीं। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, और कुछ पहाड़ तो किसी आकार के हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध हाथी पर्वत है। वो हाथी पर्वत मतलब ऐसा है कि उसका जो शेप है वो ऐसा लगता है कि यार लिटरली मतलब हाथी के आकार का है। इस वक्त अभी मेरे ठीक सामने है एक ऐसा पर्वत जिसे हम कहते हैं लेडी स्लीपिंग पर्वत। यानी कि उसमें उस पर्वत में ऐसा लगता है कि यार कोई महिला सोती हुई महिला है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। तो ये देखिए मेरे ठीक सामने वो पर्वत है। इस पहाड़ की आकृति कुछ ऐसी है कि मानो कोई महिला लेटी हुई है, और आज किस्मत से फोटो भी ऐसी मिली है कि ठीक लेटी हुई महिला पर छाया पड़ी है। आसपास गांव के लिए बद्रीनाथ जाने के लिए एक महत्वपूर्ण व आखिरी बड़ा बाजार है।
जोशीमठ से बद्रीनाथ, माणा, फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब, औली और कई जगह ऐसी हैं जहां जाया जाता है। यानी कि यह शहर ऐतिहासिक, धार्मिक, व्यापार, पर्यटन और इंडो चाइना की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये तो था जोशीमठ का इतिहास और इसकी महत्वता, लेकिन आज वर्तमान समय में इसकी कहानी भयानक है। इधर सब घूमने के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए। ये दिखा दे जोशीमठ तो वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा है ये सब दिखाने में, लेकिन ये देखिए ये पूरी दीवारें आ चुकी हैं और ये मकान छोड़ चुके हैं। कितना सुंदर मकान था। इस वाली दरार को देखिए, कितनी भयंकर दरार है। लेकिन भाई साहब ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ये चीज़ भी दिखाओ। भाई अगर जोशीमठ की खूबसूरती दिखानी है तो जोशीमठ का दर्द भी दिखाना ज़रूरी है। बीम भी टूट गया है। तो आप देखिए ये बीम ही टूट गया है, तो ये मकान कतई नहीं ये टूट गया है। काम सिंह भाई ये तो बताइए कि मकान ये दरारें आने की मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह एक ही नहीं है, कोई एनटीपीसीएल कंपनी को कहते हैं कि उनकी सुरंग बन रही है। अच्छा, कोई मतलब कह रहे हैं ये कि- इसके नीचे, ज़मीन के नीचे एक सुरंग बन रही है बल। और कोई दूसरा वजह है, ये बता रहे हैं कि नीचे पानी ग्लेशियर था जो अब गर्मी की वजह से, जो अमूमन अक्टूबर नवंबर में यहाँ शीत बर्फ़ पड़ी रहती थी, नहीं आई, गर्म रहा तो ग्लेशियर मिट्टी के नीचे जो दबे थे वो पिघल गए, तो वहाँ नीचे ज़मीन खाली होगी, तो उसकी भी एक वजह बना रहे हैं जो भूधसाव हो रहा है। तीसरा जो सबसे एक मेन वे है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम 2 मंजिला मकानें होती, तो यहाँ 3-3, 4-4 मंजिलें बिल्डिंगें बनी हैं, यानी भूमि पर अत्यधिक दबाव भी एक इसका कारण है। और आगे पूरी गवर्नमेंट की सारी सर्वेयर टीमें यहाँ पहुँची थी, आईटी संस्थानों से सभी वो अपनी रिपोर्ट दे गए हैं। उसकी अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, वास्तविक कारण क्या है तो अभी देखते हैं। रुकिए, एकदम कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पिछले 8-9 महीनों से देश दुनिया की सुर्खियों में आए इस शहर ने सबको हिला दिया। कई लोगों को अपने घर परिवार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ लोगों ने सरकार को कोसा तो कुछ लोगों ने एनटीपीसी के निर्माण कार्यों को। लेकिन इसमें दोष किसी का भी हो, नुकसान सिर्फ इंसान का है।